आज हमारा जी इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पहले कर लिया था, इलास्टिसिटी सप्लाई आज हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी डिबेट क्लोज हो जाएगी। लॉ ऑफ सप्लाई हमने पहले कर लिया था, उसके पीछे कौन सी थ्योरी होती है वो आप लेक्चर में जाकर देख लें। आज लॉ ऑफ सप्लाई की हमने इलास्टिसिटी को देखना है। इलास्टिसिटी बेसिकली देखें, ये हमारे पास ना अल्फ्रेड मार्शल का दिया हुआ कंसेप्ट है, प्रोफेसर साहब का। ये भूलना नहीं इस बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है किसी इंटरव्यू या टेस्ट में कि ये इलास्टिक कॉन्सेप्ट दिया किसने था, तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अब सवाल ये है कि भी क्यों दिया, हम इलास्टिसिटी क्यों देखना चाहते हैं। तो मैंने आपको ये पहले भी बात हमने क्लास में भी डिस्कस की थी कि जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है ना, जैसे मिसाल ये बना लें हम पी और क्यू एस 2 4 6, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। लेकिन हाउ मच चेंज को नहीं ये बताता, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज को नहीं बताता। यानी कि प्राइस के कितने बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई में कितना इजाफा होता है, इस चीज़ को नहीं बताया जाता। ठीक है, ये एक लिंक तो शो करता है, एक रिलेशन को तो शो करता है, लेकिन स्ट्रेंथ को नहीं शो कर रहा होता। समझ गए हैं? तो ये जवाब देना आपने, अगर कोई आपसे पूछ ले कि जी लॉ ऑफ सप्लाई में और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या फ़र्क होता है, क्यों हम इसको देखते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, डेफिनेशन आपने आसान सी करनी है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। ये होगी इलास्टिसिटी, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में क्या तब्दीली वाक़ होती है। अब इसकी तीन तरह की नेचर होती है। एक होती है यूनिटी इक्वल टू वन, एक है ग्रेटर देन वन और एक है लेस देन वन। ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है जी, कि स्मॉल चेंज इन प्राइस विल ब्रिंग अ लार्ज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और इक्वल का मतलब क्या है जी, कि जितनी प्राइस में तब्दीली होगी उतनी ही क्वांटिटी सप्लाइड में तब्दीली देखने को मिलेगी, इक्वल टू वन हो गया। और अगर अ लार्ज चेंज इन प्राइस विल ब्रिंग अ स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो उसे हम लेस दैन यूनिटी कहेंगे। अब आगे बात आ गई जी मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट की हमारे पास इसके तीन तरीके हैं जी। परसेंटेज मेथड है, यूनिटरी मेथड है और मैथमेटिकल मेथड। इस पर ज़्यादा लंबी बात नहीं की जाती, बेसिकली ये दो ही हैं, क्योंकि हमने चीज़ को मेजर करना है, हमारा काम चल जाना चाहिए। परसेंटेज मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिमांड में भी किया था, सप्लाई में भी समझें। कि ये आपको सिर्फ इतना बताता है जी कि अगर आपकी कीमत में कितने फ़ीसद तब्दीली हुई है, उसके इवज़ आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में कितनी तब्दीली वाक़ई हुई है। यानी कि प्राइस में तब्दीली के इवज़ क्वांटिटी सप्लाइड में कितनी तब्दीली आपको देखने को मिली है। फार्मूला आसान है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर चेंज इन प्राइस। अगर हम इसकी टेबल की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसकी टेबल है। अब आप इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझें कि अभी इसको एक एक करके समझें। इसको फ़र्ज़ किया कीमत में जो तब्दीली हुई है ना, वो 10% तब्दीली हुई है। इसके बदले हमारी सप्लाई में भी 10% तब्दीली हुई है। ठीक हो गया? तब्दीली से मुराद यहाँ बढ़ोतरी ले लें या कमी ले लें। 10 को 10 से डिवाइड किया 1, तो इसे हम कहेंगे जी इक्वल टू यूनिट। अब दूसरी तरफ आ जाए। फ़र्ज़ किया कि कीमत में तो इजाफा किया था हमने 10% हुआ है, लेकिन सप्लाई उसके मुकाबले में 15% बढ़ गई है मार्केट में। तो डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ गया, तो इसको हम कहेंगे जी मोर देन यूनिटी। इसी तरह फ़र्ज़ किया कि कीमत में इजाफा हुआ 10%, लेकिन मार्केट के अंदर सप्लाई में इजाफा सिर्फ 5% हुआ, तकसीम करेंगे तो 0.5 आ गया, तो ये लेस देन यूनिटी होगी। ठीक हो गया? इसी तरह अब अगला मेथड आ गया, मेथड नंबर 2। इसको हम मेथड नंबर 2 कहते हैं, मेथड ऑफ यूनिटी। यूनिटी में सबसे पहले मेथड आता है हमारा जी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 का। इसमें हम कहने क्या देखा कि फ़र्ज़ किया प्राइस 10 थी, तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी 20। फ़र्ज़ किया प्राइस में हुआ इजाफा, 10 से 5 हो गई और ये 20 से 30 हो गई। अब आप इसकी अगर परसेंटेज चेंज निकालेंगे ना, दोनों बराबर होंगी। वो कैसे निकलती वो भी हम आगे आगे जाके आपको एक केस में निकाल देंगे, बाकी आपने सारी खुद ही करनी है। तो ये भी आप आगे जाएंगे तो आपको निकालनी आ जाएगी ये। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ कर लिया हमने। जब ड्रॉ की, यहाँ पर प्राइस ले ली या क्वांटिटी सप्लाई ले ली। अब देखें, जब प्राइस 10 थी ना, ये प्राइस 10 थी, तो 10 पर 20 है। अब प्राइस कितनी हो गई 15, तो 15 पर कितनी होगी 30। तो ये दो पॉइंट निकल आए, पहला पॉइंट ये निकल आया 10 पर 15 का, 10 पर 20 का, अगला हो गया 15 पर 30 का। इन दोनों को मिला लिया तो ये इक्वल टू 1 हो गई। ठीक है, अगला हमारे पास चीज़ आ गई जी, इलास्टिसिटी इक्वल टू ग्रेटर देन यूनिटी। फ़र्ज़ किया प्राइस 10 थी, तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी 20। अब प्राइस कितनी होगी 15 और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़कर कितनी हो गई जी 40। ठीक है, अब हमें ये देखना है जी
कि प्राइस में कितने फ़ीसद तब्दीली हुई है। फ़र्ज़ करें आप इसको ये देखना चाहते हैं, उसका फार्मूला आसान लफ्ज़ों में याद रखें, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू ओवर ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ठीक हो गया। ये हमारी ओल्ड वैल्यू थी, ये हमारी न्यू वैल्यू है। इसी तरह ये भी ओल्ड थी और ये न्यू थी। अब ओल्ड कितनी है जी, 10, न्यू कितनी है 15, 15 मनफी 10 करें डिवाइडेड बाय 10 करें। ये मैं भी प्राइस का निकाल रहा हूँ, अगर आपने सप्लाई का निकालना है तो फिर आप इस तरह निकालेंगे कि 40 माइनस 20 ओवर 20 इंटू 100। अब आप देखें कि 50% चेंज हुई है प्राइस में और 100% चेंज हुई है सप्लाई में, तो इसको हम कहेंगे जी ग्रेटर दैन यूनिटी है। यानी कि कीमत में थोड़ी तब्दीली हुई है लेकिन सप्लाई में बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई है। अब इसको आप ड्रॉ कर लें, इधर 10 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया, 40 हो गया, दोनों वैल्यूज़ को आपसे मिला लें तो ये लाइन निकलेगी, ये इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 हो गई। इस तरह आप आगे आ जाएँ जी, लेस दैन यूनिटी का केस देख लें। इसके ऊपर भी आप न्यू ओल्ड वाला फार्मूला पिछले को समझते हुए खुद लगाएं, ठीक है। तो 10 फॉर 20 है, 20 ये हमने क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है, ये फार्मूला हमने क्लास में एग्जैक्टली खुद हल किया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ से दोबारा समझ लें और पुराने नोट्स निकालें, इसमें हल हुआ होगा जो आपने नोट किए होंगे। तो ये हमने इसकी वैल्यू किसने ड्रॉ किया, तो ये बन गई। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो जो है ना, ये दो हमारे पास एक्सट्रीम केस होते हैं, ये समझने बड़े ज़रूरी हैं और हमारे बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि ये क्यों होते हैं इस तरह। आज हम इनको देखते हैं जी। पहला केस है जी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई और दूसरा है जी परफेक्टली इन इलास्टिक। अब इसको ड्रॉ कर लें, ये देखें जी। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होती है जिसके अंदर हमारी सप्लाई कर्व जो है ना वो हॉरिजॉन्टल होती है और प्राइस हमारी फिक्स होती है। अब ये प्राइस इससे बढ़ भी सकती है, इससे कम भी हो सकती है। अगर होगा तो बहुत बड़ा चेंज फील होगा जो कि बहुत ड्रास्टिक होगा, इसलिए हम ये कहते हैं कि प्राइस अपने मुकाम पर फिक्स ही रहती है। लेकिन अगर बढ़ जाएगी तो कम हो जाएगी तो क्या होगा, बड़े ध्यान से समझें। अगर हम ये कहें जी कि प्राइस के अंदर ज़रा सा भी डिक्रीज़ आता है, अगर डिक्रीज़ इन प्राइस आता है तो क्वांटिटी सप्लाई रिड्यूस टू ज़ीरो हो जाएगी। प्राइस में अगर डिक्रीज़ आएगा तो हमारा सेलर नॉट विलिंग टू सेल होगा और क्वांटिटी सप्लाई 10 टू ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर प्राइस में इजाफा हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि प्राइस यहाँ पर फिक्स रहती है और इसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। आम ज़िंदगी में याद रखें कि सप्लाई कर्व जो होती है ना आर मोस्टली, ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व जो होती है ये मोस्टली अनरियलिस्टिक होती है, लेकिन उसको करते ज़रूर हैं कि एक समझने के तौर पर। ये गुड्स जो होती है ना विच आर रेडिली अवेलेबल इनपुट्स, जैसा कि हमारे पास, और इनकी क्वांटिटी सब प्रोडक्शन जितनी मर्ज़ी बनाना चाहे बना लें। बड़े ध्यान से, ऐसी अशिया जिनकी इनपुट्स जो हैं वो बड़ी इजीली अवेलेबल होती हैं, अगर आप इनकी सप्लाई को देखें ना, ये सप्लाई इतनी थी ना, फ़र्ज़ की इसको 10 कर लें और ये 100 है, तो आप 100 तक सप्लाई बढ़ा सकते हैं इसकी। ये उन्हीं चीज़ों में होता है जिनकी इनपुट्स आसान है। मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल है, उसकी इनपुट बहुत मुश्किल है, आप इंजन कैसे बना सकते हैं जल्दी, इसलिए वो इन इलास्टिक, वो इस तरह परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती। लेकिन फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा हो गया, ब्रेड हो गई, किताबें हो गई, इनकी इनपुट्स आसान होती है। बात समझ लग गई। इस तरह आप देखेंगे अगली चीज़ कौन सी होती है जी, ज़ीरो इलास्टिसिटी। द गुड्स विथ आर लिमिटेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स, जैसे डायमंड रिंग्स हो गई, इनकी सप्लाई फिक्स ही होती है, प्राइस जितनी मर्जी पर आती जाए, इनकी सप्लाई इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होती। इस तरह ये तो हमारे मेन केसेस हैं।